हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो लेक्चर है वो हाइब्रिड पैरामीटर पे है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है जिसको एच पैरामीटर भी कहते हैं। और यदि इसकी हम हिंदी में बात करें तो एच प्राचल। हमने दो पैरामीटर जेड और वाई पढ़ा दिए। उम्मीद है आपको इजी लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे। जेड पैरामीटर में हमने पैरामीटर भी पढ़ाया, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए। आज जो इन पैरामीटर है एच पैरामीटर, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही इसका इम्पोर्टेंस इस जो यूनिट चल रही है सर्किट एनालिसिस वाली, जो आप आरपीएस फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखोगे तो उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी। लेकिन ये जो एच पैरामीटर है, ये एच पैरामीटर ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए, तब उसमें इतना काम आएगा, या कहें तो ट्रांजिस्टर का जो क्वेश्चन आता है वो एच पैरामीटर से ही आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ध्यान से समझें। कुछ बातें बताई जाएंगी, कुछ समझाई जाएंगी, तो उनको बस केयरफुल होके चीज़ों को देखें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एच पैरामीटर पढ़ाने के बाद जो हम पढ़ाएंगे वो होगा इनका इक्विवेलेंट सर्किट, जो आपको बनाना आना चाहिए। और इसके बाद हम आखिरी में रिलेशन बताएंगे कि यदि आपको जेड पैरामीटर निकालना है, आपको वाई पैरामीटर दे रखे हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जेड पैरामीटर आप निकालना चाहते हैं, आपको एच दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, या जेड आपको पता है आप वाई निकालना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इन सब के बारे में बात होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए बात करते हैं एच पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में बात हो गई थी। तो सिंपल सीधे सीधे लिखते हैं कि यहाँ हमारा जो वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज किसका, 4 टर्मिनल नेटवर्क का, ये डिपेंड करेगा करंट पे और वोल्टेज पे। पहले वाले वोल्टेज टोटल करंट पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ वोल्टेज करंट पे भी डिपेंड करता है और वोल्टेज पे भी करता है। इस वजह से इसका नाम अलग है। और हाइब्रिड भी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें मिक्स होके आ रहा है। चलिए यहाँ हम I2 की बात करेंगे, और I2 की बात करेंगे तब लिखेंगे I1 और V2। और आपको कहा था हमने कि यदि एक फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, तो वहाँ करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो चलिए सीधा सीधा जल्दी कर लेते हैं। डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस, हाँ जी, डेल V2 डेल डेल V1 डेल V2 और dV2। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं, तरीका बताया था V1, इसको क्या लिखेंगे H11, और इसको क्या लिखेंगे बताइए I1, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे H12, और यहाँ लिखेंगे V2 इक्वेशन। हाँ जी, यहाँ देखो dI2, इसकी बात करें। हाँ जी, I2 में चेंज हो रहा है। I2 में चेंज किस किस की वजह से हो रहा है, I1 की वजह से और V2 की वजह से। तो I2 में चेंज विद रिस्पेक्ट टू I1, मतलब dI1 लिखा, और I2 में ही चेंज हो रहा है किसकी वजह से, V2 की वजह से, तो डेल V2 dV। हाँ जी, क्या लिखेंगे सर, I2 लिखो, यहाँ क्या आ जाएगा H21 I1 प्लस H22 और V2 इक्वेशन। यहाँ तक बात आया समझ में सबको, इजी भी है। चलिए देखिए, अब हमको क्या करना है, वही H11 क्या है, H12 क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है H11, क्या है H22। तो सबसे पहले इफ़ I1, ऐसा करते हैं, सबसे पहले V2 को 0 करते हैं जिससे H11 का पता लग जाए। तो इफ़ V2 इक्वल टू 0, और हमने आपको समझाया था कि यदि वोल्टेज हम 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और यदि हम करंट को 0 करते हैं तो हम कर रहे हैं ओपन सर्किट। ध्यान रखना ये बात, और नहीं ध्यान रखना है तो ऊपर लिख लो। यदि आप करंट को 0 करते हो, करंट 0 होने का मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। यदि दोनों ही कंडीशन है तो किसकी है, ओपन सर्किट की, और वोल्टेज 0 हो रहा है या रेजिस्टेंस 0 है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। चलिए वापस समझाएंगे। वैसे तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी लिखेंगे। आ जाओ, तो शॉर्ट सर्किट होगा। अब पहली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से क्या देख रहे हैं, देखो V2 बराबर 0 हो गया तो क्या मिलेगा H11
और इसी को एच आई भी कहते हैं, और इसका वैल्यू क्या आएगा V1/I1। और आप लोग समझदार हैं, वोल्टेज में जब करंट का डिवाइड किया जाता है तो हमको इम्पिडेंस मिलती है या रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसका नाम क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस। लेकिन इनपुट इम्पिडेंस कब मिली, जब V2 बराबर 0 था, आउटपुट टर्मिनल कैसा था, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल है। कब मिलेगी ये, व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट हिंदी में क्या कहते हैं, लघुपतित। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, निवेशी प्रतिबाधा कहेंगे किसको, HI या H11 को, जबकि आउटपुट निर्गत टर्मिनल कैसे हो, लघुपतित हो। चलिए सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से देखो। इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, यदि V2 बराबर 0 है तो I2/I1 बराबर H21, H21 बराबर I2/I1, और H21 I2/I1 है, इसको कहेंगे HF। आप ये क्या है, आउटपुट करंट में इनपुट करंट का भाग लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गेन है, लाभ है। लेकिन करंट का भाग लग रहा है तो कौन सा हो जाएगा, करंट गेन। तो ये है धारा लाभ, क्या है ये, धारा लाभ। और F लग रहा है तो फॉरवर्ड है, तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, ये है अग्र धारा लाभ, फॉरवर्ड करंट गेन। जबकि कब था, V2 बराबर 0, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो। देखो हमको क्या है, दोनों मीडियम को ध्यान रखना पड़ता है, तो आप ऐसा ना समझे कि सर जी भेदभाव करते हैं, ठीक है। चलिए बात करें आगे। अब क्या करें, अब I1 को 0 करते हैं। तो इफ़ I1 = 0, ओके, देन I1 = 0 है तो पहली इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा, H12 का वैल्यू निकलेगा। तो अच्छा I1 0 का मतलब क्या है बताइए, I1 बराबर 0 है, ये इनपुट का करंट है, तो क्या लिखेंगे, इनपुट टर्मिनल इज ओपन। आप लिख सकते हैं I1 बराबर 0 का मतलब है निवेशी टर्मिनल खुले हैं, या खुले निवेशी टर्मिनल। देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो H12 बराबर, हाँ जी, B1 में किसका डिवाइड होगा, B2 का, B1/B2। अरे वोल्टेज में वोल्टेज का भाग लगता है तो गेन मिलता है, कौन सा है ये, इसको HR भी कहते हैं। तो यह रिवर्स वोल्टेज गेन, क्या है ये, रिवर्स वोल्टेज गेन। हिंदी में कहेंगे उत्क्रम वोल्टता लाभ। वैन तो फिर यही आएगा, इनपुट टर्मिनल इज ओपन, ठीक है। चलिए एक और रह गया है H22। हाँ जी, ये क्या है, देखो सब I2/B2। इधर से देखो I2 में किसका डिवाइड लगेगा, B2 का। क्या लिख दें, I2/B2। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब वोल्टेज में करंट का भाग लगता है तब मिलती है इम्पिडेंस, लेकिन जब उल्टा हो जाता है, और कल बताया था, इसको कहते हैं एडमिटेंस। क्या कहते हैं, एडमिटेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रवेशिता। तो ये कौन सी प्रवेशिता है, H22, मतलब आउटपुट है, तो हमको अच्छे से लिखना चाहिए आउटपुट या निर्गत प्रवेशिता या आउटपुट एडमिटेंस। वैन आप अपने हिसाब से लिख लेना, I1 बराबर 0, मतलब निवेशी, हाँ, जबकि निवेशी टर्मिनल कैसे हों, खुले हों। बात आ गई समझ में, क्या लिखेंगे, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ देखा ये हाइब्रिड क्यों है, कभी तो हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, कभी हम ओपन कर रहे हैं, जबकि जेड जो भी था, जेड जो हमने पढ़ा था, जेड पैरामीटर, उसमें हमने केवल ओपन किया था, इसलिए उसका नाम ओपन सर्किट इम्पिडेंस भी है, ठीक है। और हमने जब
वाई पैरामीटर पढ़ा तो वहाँ केवल हमने क्या किया था, वोल्टेज को जीरो किया था, इसका मतलब वहाँ शॉर्ट सर्किट किए थे। तो अब यहाँ हम दोनों कर रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं कभी शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या है, एच पैरामीटर। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाना बताते हैं आप। चलिए फटाफट कर, हाँ जी लिख लिया। देखो वैसे एक बात यह है कि ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदे बहुत हैं। ऑनलाइन टीचिंग आने से जो टीचर है ना, टीचर वो बच्चों के हाथ की कठपुतली बन गया है। हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। आपको लगता है कि नहीं नहीं टीचर को हमें धीरे धीरे सुनना है, तो आप अपने लेक्चर की स्पीड को कम कर सकते हैं, तो टीचर धीरे धीरे बोलेगा। यदि आप चाहते नहीं 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 टीचर जल्दी जल्दी बोले, तो आप उसको डबल स्पीड करके या 1.5 करके और स्पीड बढ़वा सकते हैं। आपको लगता है नहीं नहीं इस बार मज़ा नहीं आया, टीचर दोबारा पढ़ाएं, तो लेक्चर को आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं। आप चाहें नहीं नहीं अब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और टीचर यदि ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे रह जाएगा जब तक आप आ नहीं जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, टीचर अब आपके हाथों में है सब कुछ। और ये हमें ऐसा लगता है कि आज का जो एनवायरनमेंट है या आज की जो सबसे बड़ा इन्वेंशन है या इनोवेशन है, उसमें सबसे बेस्ट इनोवेशन है। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, कई सारी बच्चियां ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती। कई सारी वजह हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, सिक्योरिटी की वजह हो सकती है। कई सारे बॉयज़ ऐसे हैं जो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, परिवार का ख्याल रख रहे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आप जहाँ कहीं भी हैं, इवन बस में यात्रा कर रहे हैं, इवन आप फ्री बैठे हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं चाहे जॉब में हैं या नहीं है, बच्चियाँ बाहर नहीं आए तो भी घर से पढ़ सकती हैं, तो उनके लिए हर सुविधा घर पहुंचा दी गई है। तो दैट इज़ द बेस्ट इनोवेशन। और कोरोना जो आया उसका नुकसान तो बहुत हुए, कई सारे लोगों की ज़िंदगी छिन गई, कई सारे लोग बहुत परेशान हुए, हम भी उसमें से एक हैं, परेशान हुए ही। लेकिन कोरोना की वजह से जो फ़ायदा हुआ वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हुआ है, बच्चों का बहुत हेल्प हुआ है इससे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेक्चर लंबा चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, और जिसको हिंदी में कहा जाता है तुल्य परिपथ। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कि हमने जो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं या पैरामीटर्स की जो इक्वेशन कैलकुलेट किए हैं उनसे हम सर्किट बनाएंगे। बड़े ध्यान से देखना आप। सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं जेड पैरामीटर के लिए। लिखेगा नहीं कोई भी, केवल बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। देखिए इसकी इक्वेशन आई थी V1 बराबर Z11 I1 Z12 I2 और V2 बराबर Z21 I1 और Z22 I2। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास किसकी, जेड पैरामीटर। अब जेड पैरामीटर की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इम्पिडेंस है और ये क्या है, करंट। ये इम्पिडेंस है और ये करंट है। और हमको पता है एक फॉर्मूला ओम का नियम का B बराबर IR। यदि किसी भी करंट में रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वोल्टेज मिलता है। और हमारी फर्स्ट जो यूनिट है, कौन सी, यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें भी एक रूल है कि यदि यहाँ वोल्टेज है और आपको इक्वेशन बना रहे हैं तो उसकी हर एक टर्म वोल्टेज को शो करेगी। तो देखो इम्पिडेंस इंटू करंट के आगे वोल्टेज, इम्पिडेंस इंटू करंट के आगे वोल्टेज, प्रतिबाधा गुणा धारा वोल्टता, प्रतिबाधा गुणा धारा वोल्ट। इसका मतलब एक निवेशी वोल्टता इनपुट वोल्टेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। बात को समझना, यदि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है या एक बैटरी लगाई हुई है, चलो और इजी हो जाएगा, ये बैटरी लगा दी, हमको क्या करना है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है और इसको वोल्टेज इसके डिवाइड करने हैं। तो देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, यहाँ से करंट चली आई तो यहाँ आई करंट जाएगी, इसका रेजिस्टेंस R है और फॉर एग्जांपल R बराबर है 2 ओम का। ठीक है, तो करंट यदि I जा रही है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, -2I।
ठीक है। और यहाँ भी फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। और अच्छे से समझने के लिए ये 8 वोल्ट है, इसका मतलब ये 8 वोल्ट का होगा और ये 0 वोल्ट का होगा। यदि ये 0 का है तो ये भी 0 का और ये भी 0 का। ये कितने का है? 8 वोल्ट का। 8 वोल्ट यहाँ है, हम यहाँ वोल्टेज देखना चाहते हैं, ये कुछ घटा रहा है -2i, तो माना इसने कुछ घटा दिया और इसने जो घटाया हम मान लेते हैं इसने घटा दिया 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना बचेगा? 6 वोल्ट। अब 6 और 0 तो इसके सिरों पे कितना हो गया? 6 वोल्ट। नहीं आया समझ में? 8 वोल्ट था, इसने विभव पतन कितना किया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना किया? 2 वोल्ट का। जब इसने 2 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 8 - 2 6, और यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो इसके सिरों पे कितना है? 6 वोल्ट। तो 8 वोल्टेज आपने अप्लाई किया, लेकिन 2 रेजिस्टेंस लगाने से आपका वोल्टेज 2 भागों में बट गया। ठीक। सिमिलरली हम V1 वोल्टेज को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, तो ये तो रहा हमारा इनपुट वोल्टेज। ये लो जी, थोड़ा नीचे बनाते हैं डायग्राम को। ये 4 टर्मिनल नेटवर्क के 2 पॉइंट हैं और यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया है V1। ठीक। और V1 जो वोल्टेज है हम चाहते हैं 2 भागों में बटे, तो एक तो लगा दिया यहाँ रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, उसका नाम था Z11, और Z11 होने की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा Z11 I1, क्योंकि करंट कितनी आ रही है? I1। ठीक। अब वोल्टेज जो V1 है वो एक भाग तो उसका ये रहा, एक पार्ट तो उसका ये रहा। दूसरा, यहाँ एक सोर्स बना देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा भाग H12 I2, क्योंकि ये भी वोल्टेज और ये भी वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स बना दिया हमने। ठीक। चलिए, सिमिलरली ये तो इनपुट वाला पोर्शन हो गया। आउटपुट का कहाँ है सर? ये रहा आउटपुट का। आउटपुट पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया आपने? V2 किया है। ओके सर, तो V2 आपने वोल्टेज आउटपुट पे अप्लाई कर दिया। हाँ जी, आउटपुट का वोल्टेज V2 था, पहले कहाँ ड्रॉप हो रहा है? Z21 पे। ये Z21 जो है वो अपने ये तो हटा देते हैं, यहाँ ड्रॉप हो गई, और करंट कितनी आ रही है? I2। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितना है? Z21 I2। दूसरा कहाँ है सर? Z22 I2। ये लो जी, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स बना दिया जिसका नाम क्या है? Z22 I2। चाहो तो अब ऐसा करो, यहाँ प्लस माइनस बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि करंट ऐसे आ रही है। या इन दोनों को मिला दो, क्योंकि नीचे वाला तो ग्राउंड है ही। तो ये बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। किसके लिए? जेड प्राचल के लिए। क्या है ये? इक्विवेलेंट सर्किट। किसके लिए? जेड प्राचल के लिए। बात आया समझ में? नहीं आया? आ गया? चलिए इसको बनाओ फटाफट, और सिमिलरली कोशिश करो बाई पैरामीटर के लिए क्या बनेगा। यदि यहाँ समझ में नहीं आया है तो बाई पैरामीटर में आ जाएगा, और यदि बाई में भी ना आए तो एच सबको समझा देगा फिर। चलिए फटाफट देखिए, एक बार और समझाएंगे, पर लिख लो। हाँ जी, एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। देखो V1 बराबर क्या है? Z11 I1 Z12 I2। इसका मतलब हमारा जो निवेशी वोल्टता है, इनपुट वोल्टेज है, वो 2 भागों में डिवाइड है। निवेशी जो वोल्टता है वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला क्या है? ये रहा। दूसरा कहाँ है? ये रहा। ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज। ठीक। चलिए, ये आउटपुट वोल्टेज है, कितने भागों में? 2 भागों में। ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ठीक। तो आउटपुट वोल्टेज को हमने इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली देखो बाई पैरामीटर कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, बाई पैरामीटर की इक्वेशन बताओ क्या होती है, बोलो। I1 बराबर, हाँ जी, I1 बराबर Y11 और V1। देखो ये हो गया वाई पैरामीटर, और ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर का। तो I1 बराबर Y11 V1 और Y12 V2। I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2। चलिए बात करते हैं अगले की। यहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं कि सर यहाँ करंट 2 भागों में बटी हुई है, वहाँ वोल्टेज 2 भागों में डिवाइड था, यहाँ करंट 2 भागों में बटी हुई है। और करंट 2 भागों में बांटने का क्या तरीका बताया था कि फॉर एग्जांपल सर इसमें से करंट आ रही है और हमारे पास 2 रास्ते यदि हम बना दें, पहला रास्ता ये बना दें, दूसरा रास्ता ये बना दें, तो
कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी और बाद में दोनों कहाँ मिल जाएगी यहाँ। इसका मतलब करंट को आप दो भागों में बांटना चाहते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसके सामने रख दो, दो रास्ते उसके सामने रख दो, करंट दो भागों में बढ़ जाएगी। आ जाओ, ये रही इनपुट करंट, ठीक है। अब इनपुट करंट यहाँ से आना चालू हो गई, हमको दो भागों में बांटनी है, तो हम चाहते हैं कि कुछ करंट तो यहाँ आ जाए और उसके बाद कुछ करंट यहाँ आ जाए। बाई वन बने ना, तो ऐसा करते हैं, ये सिंबल तो रेजिस्टेंस का है, सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चीज़ वही है। हाँ जी, कुछ करंट यहाँ आ जाए और यहाँ करंट आती है वो करंट सोर्स के रूप में है, तो करंट ही। तो देखो यहाँ से करंट चली, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई। अच्छा, यहाँ गई वो कितनी है, Y11B1, ये करंट यहाँ गई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ गई वो करंट कितनी है, वो है Y12B2, Y12B2। बात आई समझ में नहीं आई? वहाँ वोल्टेज था इसलिए श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ दो करंट है, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्रवेश्यता है। प्रवेश्यता क्या होती है, 1/Z। चलिए इधर आओ, I2, चलो यहाँ से बनाना डिजाइन करते हैं, ये रहा सर, ये आने वाली करंट I2 हो गई, चलो ठीक है। Y21B1 में बट रही है, तो एक रास्ता तो ये बना दिया, Y21B1, और ये क्या है, Y21 इम्पिडेंस है, सॉरी एडमिटेंस है। उसके बाद कहाँ रही, Y22B2 में, तो ये हमने एक करंट सोर्स बना दिया, Y22B2, और इन दोनों को मिला दिया, ग्राउंड कर दिया। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर ले। ये क्या बन गया, एक इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए, तो ये किसका इक्विवेलेंट सर्किट है, बाई पैरामीटर का, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं एच पैरामीटर का। यदि ये भी समझ में नहीं आया, वो भी समझ में नहीं आया होगा, वैसे तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम अगला पढ़ाएंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, एच पैरामीटर बना रहे हैं। एच पैरामीटर में अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था अच्छे से, उसमें होता है, एक होता है V1 बराबर H11, हाँ जी I1, और एक होता है H12 V2। एक पढ़ा था I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 B2। इसको और लिखने की स्टाइल ये थी HI1 HR V2, इसको लिखते थे HFI1, इसको लिखते थे H0 V2। हमने इसको स्पेशली ऐसे लिखा है क्योंकि ये जो फॉर्म है एज इट इज हमारे काम आएगी ट्रांजिस्टर में, इस वजह से हमने उसको ऐसे लिखा है। चलिए, पहला क्या है, वोल्टेज। इसका मतलब दोनों टर्म वोल्टेज की होनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, वोल्टेज को दो भागों में डिवाइड करना है। ये लो जी, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज दो भागों में डिवाइड। पहला तो यहाँ हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, करंट कितनी जा रही है, I1 जा रही है। हाँ जी, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, या तो इसको HI लिख दो या इसको H11 लिख दो, और वोल्टेज ड्रॉप कितना है, H11 I1। दूसरा कहाँ होगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा। चलिए इसका नाम क्या दे दे, ये रहा HFI1 दे दो, या H12 V2 दे दो, सॉरी HRV2 ना, ये HRV2 कहलाएगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, दूसरी साइड करंट है, और करंट दो भागों में बटी हुई है। तो देखो यहाँ से करंट चली, कौन सी करंट, I2 जा रही है, तो यहाँ एक पोर्शन आएगा। यहाँ देखो पोर्शन किसका है, HFI1, और दूसरा क्या है, H0 V2। ये क्या है, H0 V2, अभी बताया था हमने उस समय, ये प्रवेश्यता है, और ये क्या है, करंट गेन था। तो हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। यहाँ तो एक करंट गेन बना दिया HFI1, और यहाँ एक बना दी एडमिटेंस, इसका नाम क्या है, H0 V2। तो चलिए देखो, इसको मिला के ग्राउंड कर देते हैं।
तो बन गया सर्किट। बात आया समझ में? ये क्या है, H चाहे तो नहीं, ये प्रतिबाधा है वैसे तो इसको ऐसे ही रहने दें, और चाहे तो ऐसा सिंबल बना सकते हैं। बाकी का मतलब यही है कि एक वोल्टेज दो भागों में डिवाइड होना चाहिए, एक करंट दो भागों में डिवाइड होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट सबको बना लीजिए, काम आएंगे। हाँ जी, हमारा जो अगला लेक्चर है वो है, अगला जो टॉपिक है सॉरी, वो है रिलेशन बिटवीन y एंड z पैरामीटर। ये कह सकते हैं यदि आपको z पैरामीटर दिए हैं, मतलब ये चीज़ तो आपको गिवन है, और आप इससे y पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंबॉलिक रूप में आप ऐसा लिख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर पता लग जाए हो क्या रहा। तो ये चार रिलेशन है, z को y में बदलना, z को h में बदलना, y को h में बदलना और z को h में बदलना, दो तीन रिलेशन बनेंगे। एक को प्रूफ करेंगे, बाकी का आपको याद रखना है क्योंकि प्रूफ हमारे कोई काम का नहीं है। वैसे तो हम प्रूफ नहीं करवा रहे थे, पर फिर भी चलो एक करवा देते हैं। हाँ जी, देखो क्या पढ़े थे बताओ। B1 बराबर h पैरामीटर, Z11 I और Z12 I2। क्या पढ़े थे और B2 बराबर Z21 I1 और Z22 I2। हाँ जी, इसकी क्या बन सकती है मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। बनाओ फटाफट, ये बन गई इसकी प्रतिबाधा मैट्रिक्स। और यहाँ क्या आ जाएगी, करंट। हमको क्या चाहिए, क्रैमर रूल लगाना है, करंट का वैल्यू निकालना है। तो I1 का क्या तरीका बताया था सर, I1 का तरीका है हमारे पास del 1 अपॉन डेल्टा जेड। चलिए डेल्टा जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जेड करेंगे सर आप Z11 Z12 Z21 और Z22 को सॉल्व करके। ठीक है, ये कैसे आएगा, आप इसका मल्टीप्लाई से कर देना, माइनस इसका मल्टीप्लाई। हाँ जो डेल वन क्या था सर, डेल वन था इस वोल्टेज को यहाँ रिप्लेस करना था, V1 बोल तो नहीं गए। ये लो जी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, चलो डेल वन को तो सॉल्व कर लेते हैं। डेल वन आ जाएगा B1 Z22 माइनस Z12 B2। ऐसा करें I1, अच्छा I2 के I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा B1 Z22 माइनस Z12 और B2, और डिवाइड किसका लग रहा है, डेल्टा जेड का। बात आई समझ में, इक्वेशन 1। चलिए सिमिलरली I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, I2 बराबर सर डेल 2 अपॉन डेल्टा जेड, और हम डेल 2 का वैल्यू चेक कर लेते हैं क्योंकि डेल्टा जेड का तो पता है। डेल 2 का क्या आएगा सर, हमको सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा Z11 और Z21, यहाँ आ जाएगा B1 और B2। तो हम डेल 2 क्या देखने वाले हैं, Z11 B2 माइनस Z21 B1। वैल्यू रखो जी, I2 बराबर डेल 2 का वैल्यू Z11 डेल्टा जेड B2 माइनस Z21 डेल्टा जेड और B1। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, चलिए बाई पैरामीटर क्या पढ़ा है, बाई पैरामीटर पढ़ा है सर I1 बराबर Y11 B1 प्लस Y12 B2, और I2 बराबर पड़ा है Y21 B1 और Y22 B2। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 का कंपेयर करो भाई। I1 बराबर I1, B1 बराबर B1, इसका मतलब Y11 बराबर किसके, Z22 अपॉन डेल्टा जेड के। चलिए सिमिलरली B2 का कंपैरिजन करो, Y12 बराबर किसके आ रहा है, Z12 माइनस में और डेल्टा जेड के। सिमिलरली 21, जरा 21 देखो जी, 21 Z21 ही है और डेल्टा जेड है लेकिन माइनस में, और Y22 देखना एक बार,
y22 को b2 से कंपैरिजन करो तो आ जाएगा z11 और डेल्टा z। तो अब ऐसा करते हैं, आप इस प्रूफ को लिख लीजिए फटाफट से, और लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक रिलेशन हमने तैयार कर लिया, और वो क्या कर लिया कि यदि सर आपको z11, z12, z21 और z22 गिवन हो तो आप y11 कैसे निकालेंगे? आप लिख सकते हैं z11 बराबर क्या है, देखो z22, उल्टा लिख दिए क्या? हाँ, यदि आपको y11 निकालना है ना, और z गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए, y11 का वैल्यू कितना है देखो जरा। हाँ जी, z22 डेल्टा z माइनस z12 डेल्टा z माइनस z21 डेल्टा z, और ये आ जाएगा z11 डेल्टा z। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, लेकिन याद रखना कि आपको z गिवन हो तो z की हेल्प से आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करवा रहे हैं, आपको घर से करके लाना है, हम करवा चुके हैं। ये इम्पिडेंस है टी सर्किट के रूप में, ये 4 ओम की इम्पिडेंस है, ये 3 ओम की इम्पिडेंस है, ये 2 ओम की इम्पिडेंस है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y21 और 22, मतलब फाइंड y पैरामीटर्स। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या दे दिया, अरे ये किसकी तरह काम करेगा? हिंट दे रहे हैं, z1 की तरह, ये z2 की तरह, ये z3 की तरह। z1, z22, z21, z12 निकालने का तरीका बताया था। z11 क्या होता था? z1 प्लस z3, z22, z2 प्लस z3, z12 और z21 z3 के बराबर। अब वो आ गए तो ये भी आ जाएंगे, और ये आ गए तो ये भी आ जाए। कैलकुलेट करना भाई, ठीक है। चलिए फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, देखिए भाई देखिए सर, हमको क्या करना है? y से z निकालना है, मतलब y गिवन है और z निकालना है। तो जो z से y बताया था अभी आपको, वही सिमिलर है। वहाँ z22 अपॉन डेल्टा z था, या y22 अपॉन y z है। कहने का मतलब वहाँ हमने y11 निकाला था, y12 निकाला था, इसी तरीके से। अब हम लोग को जस्ट उल्टा करना है, सिंबल चेंज करने हैं। यहाँ z लिखना है और यहाँ y लिख देना है, सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है सीधा। आपको h दे रखा है, z निकालना है, तो आपको ये याद रखना है डेल्टा h अपॉन h22, h12 अपॉन h22 माइनस h21 1 अपॉन h22। तो सिमिलरली आप बिल्कुल सिंबल से बना सकते हैं कि आप z से h से z में बदलेंगे तो 1 अपॉन h22 करेंगे। सब में एक दो बार लिखोगे तो इसी वे में आपको याद हो जाएगा, कोई खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो ऐसे लग रहे होंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड से, लेकिन है इजी, कुछ नहीं है। हम h से y चाहते हैं, यहाँ हम h से z गए थे, तो देखो यहाँ h अपॉन 2 का डिवाइड किया था, यहाँ h अपॉन 1 का डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ 1 या डेल्टा h, यहाँ डेल्टा h था, यहाँ 1 था, और ये सिंबल चेंज नहीं होते। यहाँ h21 है, यहाँ h12 है, यहाँ h21 है, यहाँ 12 है। तो ये ध्यान रखना, ये सिंबल कभी चेंज नहीं होता। ठीक, चलिए सिमिलरली देखो, अब हमको जस्ट उल्टा करना है। जैसे y11 था, h11 लिख दिया, लेकिन पैटर्न नहीं रहेगा, 1 अपन h11 1 अपन y11। ठीक है, तो एक दूसरे में इंटरचेंज करने में क्या होता है, केवल सिंबल h बदल जाएंगे, बाकी के जो ये 11 112 ये जो भी है ना, सारी चीज़ें सेम रहती है। तो आप इनको नोट कर लें, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लें, अगला टॉपिक चालू करते हैं फिर। हाँ जी, अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए चालू करें। लिख लिया आप सबने? बड़े सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं था। z से y में, y से h में एक बार आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं। वैसे आपको बताएं, ये जो चेंज बताया है इससे क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया है। इस यूनिट में जो क्वेश्चन है, आपको z पैरामीटर पढ़ाया था,
उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। हालांकि हम आपको क्वेश्चन सीट भी देने वाले हैं और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से आने की संभावना है, और स्पेसिफिक संभावना या पॉसिबिलिटी किस में है वो आपको यूनिट के लास्ट में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन सीट भी दी जाएगी जिसमें इस यूनिट के सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। और आने वाले जितने भी लगभग हमको लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, तो आप रिलैक्स रहिए। हाँ जी, टॉपिक लिखिए इनपुट मतलब निवेशी एंड आउटपुट मतलब निर्गत इम्पिडेंस ऑफ एनी 4 टर्मिनल नेटवर्क। हिंदी मीडियम में भी बोलेंगे, रुको। हाँ जी, देखो क्या लिखोगे, निवेशी, या फिर ऐसा लिखो हिंदी मीडियम में, वहाँ से चलते हैं। किसी भी चतुर्थ टर्मिनल जाल के लिए निवेशी और निर्गत प्रतिबाधाएं, ठीक है। क्या है टॉपिक, कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है, मतलब निवेशी प्रतिबाधा कैलकुलेट करनी है और निर्गत प्रतिबाधा। चलिए, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है। अभी पेन कॉपी रख दें, केवल बोर्ड पे देखते रहें। और ये इसके टर्मिनल हो गए 4। यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया V1, और यहाँ जो इम्पिडेंस है निवेशी वो है ZI। यहाँ से जाने वाली करंट I1, यहाँ जो वोल्टेज है वो है V2, लेकिन इसके सिरों पे जो हमने एक लगा दी है वो क्या लगा दिया है, लोड इम्पिडेंस ZL, जहाँ से लोड मिलेगा। ये है I2 और ये है 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। चल, तो हमको क्या निकालना है, ZI। तो हम क्या जानते हैं, ZI बराबर सर V1/I1 से आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है Z पैरामीटर के लिए V1 बराबर क्या होता है सर, V1 बराबर होता है Z11I1 Z12I2 अपॉन आप डिवाइड कर रहे हो I1। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, Z11 प्लस Z12I2 अपॉन I1। क्या अब आंसर आ गया? आंसर तो आ जाता, लेकिन I2 अपॉन I1 का वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर, आउटपुट से कोशिश कर लें। तो देखो, करंट उल्टी दिशा में जाने के कारण हम ZL पर जो वोल्टेज निकालेंगे, ZL का जो वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस V2 अपॉन I2। अब V2 का वैल्यू क्या पढ़े थे हम, V2 का वैल्यू पढ़े थे आप Z21, हाँ जी, I1 प्लस Z22 और I2 पढ़े थे। डिवाइड कर दीजिए, माइनस Z21 I1 अपॉन I2 माइनस Z22, बस ZL आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में? या फिर ऐसा करो, यहाँ प्लस लिख लो और इस माइनस को यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, I1 अपॉन I2 की, तो कैलकुलेट कर लें यहाँ से। I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ज़रा। I1 अपॉन I2, इसको इधर ले आओ, अपॉन और किसका डिवाइड कर दें, H21 का, तो Z21 का, तो ये आ गई I1 अपॉन I2 की वैल्यू। यहाँ किसकी चाहिए, I2 अपॉन I1 की, तो यहाँ वैल्यू रख दो उल्टा करके। वैसे ये जो जितने भी देखो टाइप है, अब हम पढ़ रहे हैं निवेशी और निर्गत इम्पिडेंस, ठीक है। ये हम सीधे लिखवाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा याद हो जाए इस वजह से डेरिवेशन करवा रहे हैं। इसका डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो हमारे काम का है, ठीक है। और यही सही तरीका है। यदि हम आपको कॉपी में, नोटबुक में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन के साथ लिखवाते हैं तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इसको भी क्यों छोड़ें, कैसे आ रहा है, लेकिन हम चलो खैर पूरा तरीका बताएंगे आपको कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन फिर भी लास्ट वाला रिजल्ट जो है आप अंडरलाइन करके अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो ZI निकालने के लिए
Z11 प्लस Z12 और यहाँ I2 अपॉन I1 की वैल्यू उल्टा करके रख देते हैं, Z21 अपॉन माइनस में क्या है ZI प्लस Z2, ठीक है, ZI Z11 माइनस। यदि किसी बच्चे को कोई डेरिवेशन समझ नहीं आए, ज़्यादा तकलीफ हो, तो बुद्धि बिल्कुल ना लगाए, रिलैक्स होके केवल फॉर्मूले याद रख ले, क्योंकि आखिरी में काम यही आएंगे। जैसे अभी हमने कन्वर्जन बताया H का Z में, Z का H में, तो डेरिवेशन करने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा याद रखो, ठीक है। चलिए, आज समय की डिमांड भी अब यही हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन इसको कहाँ तक याद रखोगे, फ़ायदा भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, याद रखोगे। इसी के बेस पे अब Z आउटपुट बनाओ। देखो ध्यान से, Z आउटपुट कैसे बनाएंगे। Z आउटपुट यहाँ क्या लिख दें, 2 2, ये दोनों तो सेम ही है, तो वापस सेम लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दिया, Z11 आएगा, यहाँ क्या ZL नहीं आएगा, ZI आएगा या ZS करो। S क्या है, ये है, जैसे इसका डायग्राम तो ये रहा, और यदि इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज सोर्स, उसका इम्पिडेंस है, क्या है ये ZS। चलो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, डायग्राम में यहाँ क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है ना, उसका एक इम्पिडेंस और लगा हुआ है, जिसका वैल्यू क्या है Z सोर्स, ठीक है, और आउटपुट तो है ही हमारा Z0 वाला, यहाँ V2 है, यहाँ I2 है, यहाँ I1 है, ठीक है। तो ZS क्या है, निवेशी बोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक इम्पिडेंस। चलिए, तो इस तरह आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये है निवेशी प्रतिबाधा का, किसका है ये, निवेशी प्रतिबाधा या इनपुट इम्पिडेंस, और ये है निर्गत का, ठीक है, आउटपुट। दोनों मीडियम का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, हाँ जी, याद रखना है इसको। न्यूमेरिकल दे रहे हैं अब आपको कुछ, ठीक है, जो होमवर्क बताया जब पूरा कर लिया करो। और यदि आपकी कभी कभी इच्छा हो तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल वगैरह पे सेंड कर दिया करो, जिससे पता चलता रहे हमको कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कोई भी डाउट आया, जैसे कि एक स्टूडेंट है मनीष, उसने हमको कई सारे क्वेश्चन भेजे, तकलीफ़ आ रही थी उनको, उन्होंने बताया भी। कई सारे और भी स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी बेस से हमको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, हम उनको समझाते रहते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी के बारे में बताते रहें। चलिए, ये नोट कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं जो आपको घर से करना है। चलिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, चल लिखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके, क्वेश्चन करोगे तब, ठीक है। चलो हम Z1 नाम चलो दे देते हैं, फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है, फाइंड, सबसे पहले टी सर्किट बताओगे इसके लिए। दूसरा, जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करोगे। तीसरा क्या कैलकुलेट करोगे, तीसरा एच पैरामीटर, इसी के लिए कैलकुलेट करोगे वाई पैरामीटर, ठीक। चौथा क्वेश्चन, अरे 1 2 3 4 हो गए। पांचवा क्वेश्चन, जेड इनपुट निकालोगे जो भी लास्ट में बताया था, एंड जेड आउटपुट भी क्लियर। चलिए, ये इसके लिए तैयार करना है।
अगला सवाल लिखो। चलो ऐसा करते हैं, नाम नहीं देते हैं, ये तो आपको बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको हिंट मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है आपको? करना यही है क्या, एक तो जेड पैरामीटर, ठीक है, और आप ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए केवल एक निकालोगे आप, जेड इनपुट एंड जेड आउटपुट, बाकी का क्या परेशान करना है आपको। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, लगा पा रहे हैं दिमाग इसमें? अरे गजब का क्वेश्चन है। चलो आप करो फिर बताएंगे। ओके, तो आप को लेक्चर समझ आ रहे होंगे, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो किसी भी तरीके से बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कुछ दिन में कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलेगी, वो आप देखें और एप्लीकेशन पे आ जाएं। इन फ्यूचर में क्लास एप्लीकेशन पे ही लगेंगी, यूट्यूब पे नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।